छात्र सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार ये बताएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस तरह से सिंहासनारोहण होने के बाद दिल्ली को एवं आसपास के क्षेत्र की स्थिति को किस तरह संभाला। इससे पहले आपको ये बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरह हुई। दास और गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 ईस्वी के समय अवधि में दिल्ली पर शासन किस तरह करेंगे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रारंभिक जीवन, साथ ही उसकी उपलब्धियों के बारे में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में 1192 से 1206 ईस्वी तक और दिल्ली के सुल्तान के रूप में 1206 से 1210 ईस्वी की समय अवधि में वो रहता है। अब चर्चा करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण सिंहासनारोहण के बाद इस दिल्ली की स्थिति किस प्रकार बदलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण का आधार निर्वाचन था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु का समाचार ज्ञात हुआ तो लाहौर के अधिकारियों और नागरिकों ने ऐबक को राज्यारोहण के लिए आमंत्रित किया। वो दिल्ली से लाहौर पहुंचा, जहां 24 जून 1206 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने कुल मलिक सिपह सालार की उपाधियां धारण की। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और ना ही सिक्के डलवाए। इसका कारण संभवतः यह था कि वैधानिक दृष्टि से वह उस समय तक गुलाम था। औपचारिक रूप से उसे दासता से मुक्त 1208 ईस्वी में किया गया, जब मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने गौर के राज चिन्ह भेजे और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक की समस्याएं। जिसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो समस्या थी उसके लिए यल्दौज और कुबाचा थे। मोहम्मद गोरी के आकस्मिक मृत्यु के कारण उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। गोरी की मृत्यु के समय कुबाचा मुल्तान और सिंध का स्वतंत्र शासक बन गया। यल्दौज जो कुबाचा के समान ही मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ने गजनी पर अधिकार कर लिया। यह दोनों ऐबक के प्रबल प्रतिद्वंदी थे। गजनी पर अधिकार करने के कारण यल्दौज ने भारत में तुर्क राज्य पर भी दावा किया। कुतुबुद्दीन के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यल्दौज के दावे को अस्वीकार कर विरोध करना था। नंबर दूसरी, ख्वारिज़्म के शाह की महत्वाकांक्षा। कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा संकट मध्य एशिया के ख्वारिज़्म की महत्वाकांक्षा से था। ख्वारिज़्म के शाह की दृष्टि गजनी और दिल्ली पर थी, अतः ऐबक का कार्य शाह की विस्तारवादी आकांक्षा का विरोध करना था। हबीबुल्लाह लिखते हैं कि पश्चिम उत्तर में इस स्थिति पर पूरी निगाह रखना आवश्यक था और अन्य समस्याओं को इसकी तुलना में इसको जोड़ा जा सकता था। इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि ऐबक लाहौर में बना रहा और वहीं से
अपना शासन चलाता रहा, वो वहाँ से कहीं नहीं गया। नंबर तीसरा, राजपूत राजाओं का विरोध। अनेक राजपूत राजाओं को तुर्कों ने जीता था। इन राज्यों में अधिकांश ऐसे थे जो तुर्कों के दास थे, उनके दास्तों में रहते थे। और इसको अस्वीकार करके स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अनेक क्षेत्रों पर तुर्कों का नियंत्रण शिथिल हो गया था और कुतुबुद्दीन के समक्ष एक तरह से आंतरिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। बंगाल की समस्या। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने चौथी समस्या बंगाल की समस्या थी। बख्तियार काकी की मृत्यु के पश्चात बिहार और बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी और इन प्रदेशों का दिल्ली से संबंध टूटने का संकट उत्पन्न हो गया था। नंबर 5, उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष एक मुख्य गंभीर समस्या उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा करना था। सीमा पर यल्दौज और ख्वारिज़्म के शाह के आक्रमण की आकांक्षा बनी रहती थी। समस्याओं का समाधान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गौरी साम्राज्य पर यल्दौज के दावे को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसने नम्रतापूर्ण सुरक्षा की नीति अपनाई और समय आने पर यल्दौज को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नवीन प्रदेशों को जीतने की नीति त्याग दी। उसने नवीन प्रदेशों को जीतने की अपेक्षा जीते हुए प्रदेशों की सुरक्षा और संगठन पर ध्यान दिया। यह आवश्यक था कि मुइज़ अमीर उसकी प्रभु सत्ता को माने, अतः उसने समझौता की नीति अपनाकर राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाया। बंगाल के मामले में ऐबक के प्रतिनिधि कैबाच रूमी ने खिलजी सरदारों को बाध्य किया कि वो ऐबक की सत्ता स्वीकार करें। इसके बाद ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर बंगाल की व्यवस्था को सही करने का प्रयास किया। नासरुद्दीन कुबाचा ऐबक का दामाद था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुबाचा ने ऐबक की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया था। ऐबक ने कुबाचा को मुल्तान और सिंध का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इस विवेकपूर्ण नीति से कुबाचा उसका समर्थक बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। 1214 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, वह एक प्रतिभाशाली सैनिक था। हीन और दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति और यश के शिखर पर पहुंच गया था। उसमें उच्च कोटि का साहस और निर्भीकता थी और वह उन योग्य तथा शक्तिशाली गुलामों में से था जिसके कारण मोहम्मद गोरी को भारत में इतनी सफलता प्राप्त हुई थी। उसके सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके वैवाहिक रूप से स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और उसकी रूपरेखा तैयार की। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से 1210 ईस्वी की समयावधि में गजनी से संबंध विच्छेद कर दिल्ली सल्तनत की नींव डालना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, जो कि उस समय एक बहुत कठिन कार्य था।